फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम हमारे लास्ट 10 मंथ सीरीज का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका पार्ट 7 करने वाले हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। पहला पॉइंट है हमारा, रिलायंस की एजीएम में मुकेश अंबानी ने जियो 5G नेट दिवाली तक लॉन्च करने का ऐलान किया था। इस कंपनी में कितना निवेश कर रही है? जो रिलायंस की कंपनी है वो इसमें कितने का निवेश कर रही है? तो याद रखिएगा 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। अगला पॉइंट आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग संस्थान पर से प्रतिबंध हटाया है? तो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन पर जो प्रतिबंध लगा था उसे हटा दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत ने अगस्त 2022 को किस देश में यूपीआई यूनिवर्सल पेमेंट जो सिस्टम है हमारा वो से पेमेंट करने के लिए वहां की कंपनी पे एक्सपर्ट के साथ एमओयू साइन किया? तो कहाँ की कंपनी है? ब्रिटेन की कंपनी है, यूके की कंपनी है। ओके, कमेंट सेक्शन में बताइए यूके के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है। अगला पॉइंट देखते हैं, पेटीएम के सीईओ और एमडी पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो एमडी और सीईओ कौन है? पेटीएम जो कंपनी है आपका, इसके हैं विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा। अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्र सरकार ने बकाया भुगतान न करने पर कितने राज्यों के डिस्कॉम को पावर एक्सचेंज पर कारोबार करने से बैन कर दिया? मतलब जो शेयर मार्केट में जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज हैं वहां पर ये काम नहीं करेंगे। तो 13 राज्यों के जो डिस्कॉम हैं उन पर ये प्रतिबंध लगाया गया है। कौन कौन से पावर एक्सचेंज है? तो हमारे देश में 3 पावर एक्सचेंज हैं, याद रखिएगा। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। तो इन पर ये व्यापार नहीं कर पाएंगे 13 राज्यों के डिस्कॉम। अगला है, यूनाइटेड नेशन के अनुसार भारत वर्ष 2021 में डिजिटल मुद्रा रखने में शीर्ष 20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में कौन से स्थान पर है? तो टॉप जो 20 कंट्रीज हैं वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं, उनमें भारत का स्थान क्या है? पहले ये समझ लीजिए कि डिजिटल मुद्रा मतलब क्या हो रहा है। देखो, ये यूपीआई जो पेमेंट वगैरह हो रही है उनकी बात नहीं हो रही है। यहाँ डिजिटल मुद्रा से मतलब ये है कि बिटकॉइन और जितनी भी आजकल डिजिटल मुद्राएं चल रही हैं, जो क्रिप्टो करेंसी हम जिन्हें कहते हैं, उसमें भारत का स्थान क्या है? तो भारत यहाँ पर रैंक रखता है 7th। क्या रैंक रखता है भारत? 7th रैंक रखता है। ओके, याद रखेंगे। यूएन के अनुसार भारत वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत आबादी के पास डिजिटल मुद्रा थी? तो 7.3% जो हमारी आबादी है उसके पास डिजिटल मुद्रा थी। टॉप पर कौन कौन से देश हैं? तो टॉप पर है यूक्रेन, दूसरे पर है रूस, तीसरे पर वेनेजुएला, चौथे पर सिंगापुर और 5वें पर केन्या। और भारत का स्थान क्या है? 7th है। ओके, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है इसलिए आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल के रिवाइवल मतलब उसके पुनरुद्धार के लिए जुलाई 2022 में कितने रकम के पैकेज को मंजूरी दी है? तो कितनी राशि दी है? 4 वर्षों के लिए, याद रखिएगा 1.64 लाख करोड़ रुपए। कितने? 4 वर्षों के लिए। पीएम मोदी ने देश के पहले बुलियन एक्सचेंज IIBX मतलब इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया है। क्या होता है बुलियन एक्सचेंज? देखिए, जो शुद्ध सोना होता है, जो आपके बोलते हैं जो सोने की ईंटें वगैरह होती हैं, बिस्किट वगैरह होते हैं, उसका व्यापार, तो उसे क्या कहा जाता है? बुलियन एक्सचेंज। अब ये यहाँ पर क्या आ गया? पहला, तो इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम भी याद रखिए। और किसने उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री मोदी ने। कहाँ किया? गुजरात, गांधीनगर में। अगला पॉइंट, डॉलर की जगह पर रुपए में विदेश से व्यापार करने के लिए किस वित्तीय नियामक ने तंत्र विकसित किया है? देखो, अभी ये चल रहा है डेवलपमेंट, है ना। घोषणा की थी आरबीआई ने कि जो हम व्यापार डॉलर में करते हैं उसे हमारी मुद्रा में ही बड़े स्तर पर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अपनी मुद्रा को बढ़ावा देने की बात भारत में भी की जा रही है। तो उसी दिशा में आरबीआई द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि हम भी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का तंत्र विकसित करेंगे जिससे रुपये में ही डायरेक्ट व्यापार किया जा सके, डॉलर की आवश्यकता हमें कम से कम हो। ओके, जिससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर क्या होगा? इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB है ना, BBB
बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम बदलकर क्या रखा है? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो। ठीक है, पहले बीबीबी था, अब हो गया है FSIB। क्लियर। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड NINL का निजीकरण पूरा हुआ, इसे किस कंपनी को सौंपा गया है? तो ये टाटा स्टील जो है लिमिटेड, इसे सौंपा गया है TSLP को, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, वर्ल्ड बैंक ने भारत की PM आयुष्मान भारत स्कीम के लिए कितने राशि के लोन को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर होगा $1 बिलियन। ओके, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत केंद्र सरकार की किस योजना के लिए वर्ल्ड बैंक ने फंड को मंजूरी दी है? तो कौन सी योजना है? PM आयुष्मान भारत योजना। कितना दिया है फंड? $1 बिलियन का दिया है। ओके, फंड नहीं है, लोन है। ओके, बाद में चुकाना होगा इसे। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करने वाला राज्य अब कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। कौन बन गया? महाराष्ट्र। ओके, देखो तो यूपी क्यों पिछड़ गया भाई? अभी तक तो यूपी ही टॉप पर चल रहा था। यूपी इसलिए पिछड़ गया क्योंकि यूपी में जो गन्नों का उत्पादन होता है उससे सबसे ज्यादा क्या बनाया जा रहा है? एथेनॉल का निर्माण किया जा रहा है। ओके, एथेनॉल बनाने की वजह से चीनी का उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। तो कौन हो गया टॉप पर? महाराष्ट्र। देखते हैं सेकंड पॉइंट, केंद्रीय कैबिनेट ने जून 2022 में सामान्य धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने की वृद्धि की है? ठीक है, 2040 रुपए हो गया, तो कितनी वृद्धि की? समर्थन मूल्य 100 रुपए बढ़ाया है, सभी फसलों पर बढ़ाया है, धान का यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव सीरीज के कितने रुपए के नए सिक्के जारी किए हैं? तो 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए के और 20 रुपए के सिक्के जारी किए गए हैं, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा जन समर्थन पोर्टल। ठीक है, इसमें 13 बड़ी फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है उनके साथ ही सरकारी जो वित्तीय संस्थान है वो भी इससे जुड़ जाएंगे। किससे? जन समर्थन पोर्टल से। अगला है, RBI ने केंद्र सरकार को किस वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सरप्लस डिविडेंड की तौर पर कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा 30,307 करोड़ रुपए की राशि डिविडेंड के तौर पर सरकार को देगा कौन? RBI। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर, भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है? मतलब FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने प्राप्त किया है। तो प्राप्त किया 83.57 बिलियन डॉलर का प्राप्त किया है। अगला है, भारत ने किस देश के साथ इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट IIA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर होगा अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ साइन किया है। अगला है, भारत अमेरिका के किस नए ट्रेड इनिशिएटिव में शामिल हुआ है? अमेरिका का नया ट्रेड इनिशिएटिव है जिसमें भारत शामिल हो गया है। क्या नाम है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अगला है, अडानी ग्रुप में किन सीमेंट कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदने का सौदा किया जिससे वह देश का दूसरा बड़ा सीमेंट उत्पादक ग्रुप बन जाएगा? कौन? अडानी ग्रुप। तो इन्होंने अंबुजा सीमेंट और SCC सीमेंट जो कंपनियां हैं इनका अधिग्रहण कर लिया है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं, भारत की ओर से क्या वजह बताई गई गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने की? बहुत हंगामा हुआ था कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूरोप में और अफ्रीकी देशों में और कई देशों में क्या हो रहा था, गेहूं का जो खपत है वो तो बनी हुई है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही, और भारत ने इसके बाद भी रोक लगा दी। तो भारत ने इसके लिए क्या कारण दिया था भाई? खाद्य सुरक्षा कारण दिया था कि हमारी खाद्य सुरक्षा जरूरी है, पहले भारत की खाद्य सुरक्षा होगी, उसके बाद भारत विदेशों में अपना जो गेहूं है उसे निर्यात करेगा। ओके, तो जो भारत की तरफ से रोक लगाई गई वो किस विभाग या निदेशालय ने लगाई? तो याद रखिएगा विदेश व्यापार महानिदेशालय, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने ये रोक लगाई है। अगला है, RBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कोविड-19 से हुए अर्थव्यवस्था पर नुकसान की भरपाई किस वर्ष तक कर पाएगा? तो राइट आंसर होगा 2034-35 तक। मतलब लगभग हम 10 से 15 साल पीछे हो गए कोविड-19 की वजह से। ओके, अगला देखते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB इनोवेटिव सॉल्यूशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा
फिनक्लूजन, ओके, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए लोगों का। अगला है भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2 अप्रैल 2022 में व्यापार समझौता किया। इस व्यापार समझौते का नाम क्या है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ? तो राइट आंसर होगा इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ECTA। जापान के प्रधानमंत्री ने आने वाले 5 वर्षों में भारत में कितनी राशि तक के निवेश का ऐलान किया है? तो याद रखिएगा $42 बिलियन। केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में सरकारी एजेंसियों की भूमिका के मोनेटाइजेशन मतलब उनकी निगरानी के लिए किस कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर होगा नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, ओके, याद रखेंगे ये। तो NLMC। RBI ने फीचर फोन से बिना इंटरनेट के पेमेंट करने के लिए कौन सा UPI लॉन्च किया है? तो UPI 123 पे, UPI 123 पे किसने? RBI ने। अगला पॉइंट है भारत और UAE के बीच फरवरी 2022 में कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है? तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये पहला क्या है आपका जो एग्रीमेंट है व्यापार को लेकर, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। कौन किसके साथ हुआ है? UAE के साथ में। कब हुआ? फरवरी 2022 में। सेबी की जांच के अनुसार हिमालय के योगी के निर्देश पर, हिमालय में एक योगी थे, उनके निर्देश पर जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज चलाने वाली कौन? NSE की पूर्व MD और CEO थी चित्रा रामकृष्णन, है ना। ये किसके कहने पे चला रही थी? हिमालय का एक योगी था, उस पर ये डायरेक्शन में NSE को चलाती थी। तो ये सेबी की जांच हुई थी, उनमें इनका नाम आया था। ये अभी क्या है? गिरफ्तार है, CBI के अंडर में है। अगला पॉइंट देखते हैं, गूगल ने किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी में $1 बिलियन के निवेश करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा एयरटेल, ठीक है। कब की है? जनवरी 2022 में। केंद्रीय मंत्रालय MeitY ने वर्ष 2026 तक कितनी राशि के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन के वार्षिक लक्ष्य का रोड मैप जारी किया? तो $300 बिलियन, या हम रुपए में कहें तो 22.52 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा कौन? इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय, ठीक है। कब तक? याद रखिएगा 2026 तक। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने एयर इंडिया का मालिकाना हक टाटा ग्रुप की किस कंपनी को सौंपा है? तो टेलेस प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। किसको? टेलेस प्राइवेट लिमिटेड को। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से स्टडी विथ नीलम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।